नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 24 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले साथियों, आज के इतिहास पर थोड़ा बात करें, चर्चा करें हम। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है साथियों आज। 24 जनवरी 24 जनवरी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है। ध्यानपूर्वक देखिएगा सारी बातों को। 24 जनवरी 24 जनवरी साथियों 1950 ईस्वी में 24 जनवरी 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश स्थापना हुआ था। यूपी की स्थापना हुई थी और यूपी का पुराना नाम था साथियों संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कब बना था? तो आज ही के दिन 24 जनवरी 1950 को। इसी नाते साथियों इसी नाते 24 जनवरी को हर साल उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा साथियों 1 नवंबर को 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को। और ये कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को साथियों राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 था, फजल अली की अध्यक्षता में के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू जिसके उपाध्यक्ष थे, उसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का फिर से पुनर्गठन हुआ। तो आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? तो आप उत्तर करेंगे 1 नवंबर 1956। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस आज है 24 जनवरी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। साथियों कल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को साथियों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी है हमारे देश में, 77वां गणतंत्र दिवस भी है। और 26 जनवरी को साथियों सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है, सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 24 जनवरी पर अगर हम बात करें आज के डेट यानी 24 जनवरी, तो 24 जनवरी 1950 को साथियों हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब चुने गए थे, किस डेट को चुने गए थे? तो आज ही की डेट में 1950 में, वही सेम डेट है साथियों। दूसरी बात, संविधान सभा की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और संविधान सभा की अंतिम बैठक लास्ट मीटिंग जो हुई थी, अंतिम बैठक वो 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी। और सभी सदस्यों ने इस पर संविधान पर हस्ताक्षर किया था जो संविधान सभा के सदस्य थे। इसके अलावा साथियों 24 जनवरी को ही हमारे देश का राष्ट्रगान अपनाया गया। राष्ट्रगान जनगण मन कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। तो ये आज के डेट का इतिहास था। अब कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं, उसके बाद पढ़ा जाएगा आज के करंट अफेयर को। देखिएगा कल जो आपसे प्रश्न पूछे गए थे, हाल ही में साइना नेहवाल ने संन्यास की घोषणा कर दी, उनका संबंध किस खेल से है? तो उत्तर बी बैडमिंटन खिलाड़ी। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? उत्तर बी लिंचुन ई ने जीता है, भारत का सबसे बड़ा बैडमिंटन टूर्नामेंट। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? उत्तर ए नितिन नवीन, बिहार से। चौथा प्रश्न, हाल ही में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तर न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न पूछा गया था, जनवरी 2026 में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से खतरनाक और हानिकारक पदार्थों से निपटने का अभ्यास किया? उत्तर जापान और हमारे भारत ने मुंबई में। अगला प्रश्न था, जनवरी 2026 में खेलो विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? उत्तर छठा संस्करण, कहां पर? लद्दाख में। सातवां प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य को गैंगस्टर फ्री बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया? तो उत्तर पंजाब ऑपरेशन प्रहार गैंगस्टर फ्री। आठवां प्रश्न था, इटर्नल ग्रुप के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बने? तो उत्तर अल्विंदर ढिंडसा। नौवां प्रश्न था, भारत सरकार ने न्यूजीलैंड और जॉर्जिया के लिए नए राजदूत के पद पर किसे नियुक्त किया? जॉर्जिया का राजदूत नियुक्त किया गया है अमित कुमार मिश्रा को। और न्यूजीलैंड का राजदूत अगर पूछा जाए, न्यूजीलैंड का राजदूत तो मुआन पुई, ये हमारे भारतीय आईएफएस अधिकारी हैं साथियों दोनों। अमित मिश्रा जी जॉर्जिया के और न्यूजीलैंड के मुआन पुई,
ये महिला है और ये पुरुष है साथियों। दोनों लोग हमारे भारत से इन देशों में राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा की दिशा में किस राज्य में डॉग सेंचुरी पायलट प्रोजेक्ट परियोजना शुरू की गई है? उत्तर पंजाब में, और पंजाब में भी लुधियाना में डॉग सेंचुरी, भारत का पहला डॉग सेंचुरी। 11वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने सिडबी बैंक को कितने करोड़ की इक्विटी सहायता देने के लिए मंजूरी दी? तो उत्तर 5,000 करोड़ रुपए साथियों, 5,000 करोड़ रुपए इक्विटी सहायता मिलेगा। 12वां प्रश्न, बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 से पहले गूगल जेमिनी स्पॉन्सरशिप के साथ कितने करोड़ रुपए की डील साइन की है? उत्तर 270 करोड़ रुपए की डील साइन हुआ है। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई। उनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? उनके पास अंतरिक्ष में 608 दिन रहने का रिकॉर्ड है। लगभग साथियों 2 वर्ष तक अंतरिक्ष में रहने वाली एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम। सुनीता विलियम हमारे भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट है साथियों, भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट। एक और शब्द होता है एस्ट्रोनॉट के साथ साथियों मिलता जुलता, कॉस्मोनॉट। कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट दोनों का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। जब रसिया से रूस देश से कोई अंतरिक्ष यात्रा पर जाता है तो उसे कॉस्मोनॉट बोला जाता है, और जब अमेरिका से कोई जाता है तो उसे एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। बस यही अंतर है एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट में। भारतीय मूल सुनीता विलियम 27 साल की सेवा के बाद रिटायर हो गई। कहां से? अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी, अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी नासा से रिटायर हो गई 27 साल सेवा देने के बाद। डिटेल देखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला सिरिसा बंदाला, और पहली भारतीय मूल की अगर बात करें, पहली भारतीय मूल की चाहे पहली भारतीय, कल्पना चावला। और दूसरी साथियों, दूसरी जो अमेरिकी और भारतीय मूल की हमारी, वो सुनीता विलियम जिन्होंने अभी 27 साल के बाद नासा से रिटायरमेंट ले लिया। और तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा सिरसा बंदाला है साथियों, सिरसा बंदाला, सिरिसा बंदाला। तो वही यहाँ पर दिया गया है, अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला सिरिसा बंदाला, और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति सुधांशु शुक्ला साथियों, ये लखनऊ के हैं। 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के तहत आईएसएस में जाने वाले पहले भारतीय भी हो गए। यानी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय, और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय, और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा। और अंतरिक्ष में भारतीय मूल की कितनी महिलाएं गई हैं, तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर कौन बन गया जहां ताजा कचरे का डंपिंग स्थान शून्य है? ताजा कचरे का डंपिंग स्थान शून्य वाला लखनऊ हो गया साथियों। उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर जिसने कचरे का डंपिंग शून्य कर दिया। ताजा कचरे का डंपिंग, पुराना कचरा अगर 50-60 साल से पड़ा हुआ है कहीं गड्ढे में तो उसकी बात नहीं, नया ताजा कचरा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। लखनऊ शहर में, यूपी का पहला शहर लखनऊ बन गया। इसे क्या कहा जाएगा साथियों, देखिएगा, इसे जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी कहा जाएगा। जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी पहला कौन बन गया? लखनऊ बन गया। मतलब साथियों यहाँ पर आपको कूड़ा और कचरा ये सब दिखाई नहीं देगा। 3 काम इसका होगा। सबसे पहला कि अगर वो जैविक चीजें हैं तो इसका साथियों इसका खाद बनाने में, जैविक खाद बनाने में, कृषि जो प्रोडक्ट होता है उसमें इसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। कृषि प्रोडक्ट में और खाद बनाने में निर्माण कर दिया जाएगा अगर जैविक कूड़ा है तो। दूसरा, अगर प्लास्टिक कचरा कूड़ा है, प्लास्टिक का अपशिष्ट है, तो इसका इस्तेमाल साथियों सीमेंट कारखानों में, कागज के फैक्ट्री में इस्तेमाल कर लिया जाएगा, जो भी ये वेस्ट है। और तीसरा साथियों, जो शेष बचा हुआ रहेगा इसके अतिरिक्त इसको साथियों डिकम्पोज कर दिया जाएगा, जमीन के अंदर इसको डंप कर दिया जाएगा, जमीन के अंदर इसको डंप कर दिया जाएगा, जिससे हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में, हमारे शहर में प्रदूषण एकदम शून्य हो जाएगा। ताजा कचरे का डंपिंग शून्य हो जाएगा साथियों। तो ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई, और ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर हो गया। तो महत्वपूर्ण है। देखिएगा, यूपी की पहली ब्रेल लाइब्रेरी, ब्रेल मतलब साथियों जो जिनको दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड लोग होते हैं, उनके पढ़ने वाली लाइब्रेरी, यूपी की पहली ब्रेल लाइब्रेरी भी लखनऊ में ही। और हैदराबाद 2019 के बाद लखनऊ को यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया पाक कला श्रेणी में।
यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में पाक कला श्रेणी में हैदराबाद के बाद लखनऊ ही शामिल है। और साथियों यह यह भारत का दूसरा शहर हो गया, यानी कि यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर लखनऊ और पहला शहर हैदराबाद किस क्षेत्र में, यूनेस्को की पाक कला श्रेणी में। पीएम मोदी ने 26 दिसंबर 2025 को अटल जी की 101वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भी उद्घाटन किया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, लोकार्पण किया किसने, तो मोदी जी ने। कब, तो 26 दिसंबर 2025 को। ये स्थल साथियों 3 राष्ट्रवादी नेताओं को समर्पित है। 3 नेता में कौन कौन है, एक अटल जी हो गए, अटल जी, और दूसरे हो गए दूसरे दूसरे साथियों दीनदयाल उपाध्याय और तीसरे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछा जाएगा जरूर। लखनऊ में स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल में 3 किस महापुरुषों को समर्पित स्थल है, तो अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अटल जी की 121वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में आदिवासी त्योहार साथियों, त्योहार ऐसे लिखा जाता है, औ की मात्रा नहीं होगा। हाल ही में आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्बा जतारा का आयोजन कहाँ किया गया, साथियों, कहाँ किया गया। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में रहा है। समक्का सरलम्मा, ये साथियों तेलंगाना का एक उत्सव है, महोत्सव है। तेलंगाना राज्य से संबंधित एक उत्सव महोत्सव है, समक्का सरलम्बा जतारा। आगे और भी आपके सामने ये उत्सव और महोत्सव है जो परीक्षा में रहने वाला टू द पॉइंट है। देखिएगा, बसोहली महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और पट्ट महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। बतुखम्मा और बोनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। जास्कर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है और मारबत महोत्सव महाराष्ट्र में, चराईचुंग असम में और बिहू भी असम में मनाया जाता है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में और जलीकट्टू तमिलनाडु में, कंबाला उत्सव कर्नाटक में, हार्नबिल जिसको त्योहारों का त्योहार कहा जाता है नागालैंड में, बिहू जो 3 प्रकार का होता है असम में, बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है उत्सव और महोत्सव है, त्योहार है। चौथा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को हमारे देश में शुरू हुआ साथियों। इसे इसे 2030 से 31 तक, यानी कि वित्तीय वर्ष 2030 और 31 तक बढ़ाने की अनुशंसा केंद्रीय कैबिनेट ने कर दिया है अटल पेंशन योजना को। 2030-31 जो वित्तीय वर्ष होगा उस वर्ष तक यह जारी रहेगा। क्या, तो अटल पेंशन योजना। इसके बारे में डिटेल देखिएगा साथियों। अटल पेंशन योजना, इसका उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र में लोगों को पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना है। इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा विनियमित किया जाता है। इसमें 18 से 40 वर्ष के लोगों को निवेश करके 60 साल के उम्र के बाद उनको पेंशन के रूप में 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन दी जाती है। अटल पेंशन योजना साथियों, महत्वपूर्ण बात ध्यान रख रहिएगा, ये हमारी परीक्षाओं में रहने वाला क्वेश्चन है। 9 मई 2015 को मोदी जी ने कोलकाता से जन सुरक्षा योजना की शुरुआत की। जन सुरक्षा योजना के तहत 3 बीमा योजना शुरू होता है। पहला पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरा पीएम सुरक्षा बीमा योजना, तीसरा अटल पेंशन योजना। इन्हीं तीनों को कहा जाता है जन सुरक्षा योजना। कब शुरू हुआ, 9 मई 2015 को मोदी जी ने कोलकाता से शुरू किया। इसी में जो अटल पेंशन योजना है इसका कार्यकाल बढ़ा करके 2030 और 31 तक कर दिया गया है। यही बात चर्चा में था। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच चुना गया है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच चुना गया साथियों कोस्टारिका की एमेलिया वालवर्दे। एमेलिया वालवर्दे कोस्टारिका देश की हैं एमेलिया वालवर्दे। इन्हीं को साथियों हमारे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा और कुछ जो कोच है उनको देखिएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच अमोल मजूमदार जी को चुना गया है, ये है। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच है गौतम गंभीर। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच है मोर्नी मर्कल। और भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच है खालिद जमील। और भारतीय महिला फुटबॉल टीम कोच है क्रिस्पिन छेत्री। यहाँ देखिएगा, भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच है भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच है क्रिस्पिन छेत्री। और यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं
यह भारतीय महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच है एमेलिया वालवर्दे। तो मुख्य कोच एमेलिया वालवर्दे हैं और जो कोच है साथियों और टीम कोच है वो क्रिस्पिन छेत्री ही है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया? धारीदार टाइगर तितली, धारीदार टाइगर तितली को अभी हाल ही में राज्य तितली घोषित किया, राज्य तितली घोषित किया चंडीगढ़ में साथियों, चंडीगढ़, चंडीगढ़ में राज्य तितली घोषित किया। धारीदार टाइगर के जो टाइगर पे जो बाघ पर धारी होता था उसी धारी के समान ये तितली, इसीलिए धारीदार टाइगर तितली कहा गया। इसे इसे केंद्र शासित राज्य जो चंडीगढ़ है साथियों, चंडीगढ़ इसने अपना राज्य तितली घोषित कर लिया। महत्वपूर्ण बात है साथियों, याद रखिएगा। कुछ वर्ष पहले एग्जाम में पूछा गया था कर्नाटक या महाराष्ट्र में राज्य तितली घोषित किया गया था, कौन सी वो तितली थी? इसी प्रकार से वो तो पुराना प्रश्न है, हमारी परीक्षा में नहीं मिलेगा, ये परीक्षा में मिलेगा। धारीदार टाइगर तितली किस राज्य ने इसको राज्य तितली घोषित किया? चंडीगढ़। आगे देखिएगा इसके डिटेल को। धारीदार टाइगर तितली को चंडीगढ़ की राज्य तितली घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम है डनॉस जेनुसिया, डनॉस जेनुसिया। 2015 में चंडीगढ़ भारत का पहला फ्री झुग्गी झुग्गी मुक्त शहर बना या फ्री झुग्गी शहर बना है। एक ही बात है, फ्री और मुक्त साथियों, यानी स्लम फ्री सिटी, स्लम फ्री सिटी भारत का पहला कौन है? तो आप उत्तर करेंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बारे में एक बात, चंडीगढ़ का आर्किटेक्चर कौन था? चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन? तो ली कार्बूजियर, ली कार्बूजियर, ली कार्बूजियर चंडीगढ़ का वास्तुकार साथियों, कार्बूजियर चंडीगढ़ का वास्तुकार। ऐसे ही मुंबई का वास्तुकार अगर पूछा जाए, मुंबई का वास्तुकार तो चार्ल्स आयंगर, चार्ल्स आयंगर मुंबई का वास्तुकार, मुंबई का वास्तुकार चार्ल्स आयंगर। नई दिल्ली का वास्तुकार साथियों, नई दिल्ली, नई दिल्ली का वास्तुकार एडविन लुटियन, एडविन एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर, एडविन लुटियन और हर्बर्ट, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर, ये नई दिल्ली का वास्तुकार। और कोलकाता का वास्तुकार अगर पूछा जाए, कोलकाता का तो जॉब चारनाक, जॉब चारनाक, जॉब चारनाक कोलकाता का वास्तुकार है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा। 19 जनवरी 2026 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? एनडीआरएफ ने साथियों अभी हाल ही में अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया। 2006 में एनडीआरएफ का गठन होता है। 19 जनवरी 2006 को 19 जनवरी 2026 को एनडीआरएफ ने अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म देखिएगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसका फुल फॉर्म है। ये वर्दी है, याद रखे रहेगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नाम है हिंदी फुल फॉर्म इसका। 2005 में एक्ट बनता है, 2005 के एक्ट से 2006 में गठन होता है, 2006 में इसका गठन होता है एनडीआरएफ का। किस लिए? तो हमारे देश में कोई भी आपदा आ रहा है तो उस दौरान बचाव के लिए, आपदा बचाव के लिए। थोड़ा सा आपदा के बारे में देखिएगा साथियों, आपदा किसको कहते हैं? आपदा का परिभाषा क्या है? आपदा उसे कहते हैं साथियों, कोई ऐसी भी आपात स्थिति या कोई भी ऐसी घटना जो मनुष्य के कोपिंग कैपेसिटी से बाहर हो तो उसे कहते हैं आपदा, डिजास्टर। जैसे मान लेते हैं बड़े पैमाने पर बंधा टूट करके नदी का पानी, नहर का पानी किसी गांव में आ जा रहा है तो उसको मनुष्य रोक नहीं पाएगा, नदी के पानी को। बाढ़ स्वाभाविक है कि बंधा टूटने के बाद बाढ़ आ जाएगा, तो बाढ़ एक प्रकार का आपदा है। ऐसे ही साथियों बादल फटना, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बादल फट के खूब बारिश हो जा रहा है तो वो आपदा है। ऐसे ही साथियों जंगल में आग लगना, बड़े पैमाने पे जंगल में आग लग जाता है, वो भी आपदा है। आपदा हर उस चीज को कहेंगे जिसको मनुष्य रोक नहीं सके, उसको आपदा कहेंगे। तो फिर ये लोग कैसे रोकते हैं? ये लोग रोकते नहीं है साथियों, ये लोग 3 प्रमुख कार्य करते हैं। एनडीआरएफ की टीम क्या करती है? 3 काम करती है। तो सबसे पहले स्टेज में होता है कि कैसे आप आपदा से बचें, यानी कि आपदा से कैसे बचें, यानी कि आपदा से पूर्व की तैयारी के बारे में बताते हैं कि अगर आप बाढ़ग्रस्त एरिया में रह रहे हैं और बरसात का महीना है तो आप ऊंचे स्थल पे चले जाइए। इसी प्रकार से किसी भी आपदा से संबंधित पूर्व की चेतावनी को जारी करते हैं, आपदा की पूर्व तैयारी करते हैं। उसका साथ में दूसरा होता है जब आपदा आए, आपदा में फंसे लोगों को बचाने का कार्य करते हैं, दूसरा होता है इनका स्टेप। और तीसरा स्टेप होता है कि जब आपदा समाप्त हो जाए
तो उनका पुनर्वास करना, आपदा समाप्त होने के बाद पुनर्वास करना। जैसे मान लेते हैं कि बाढ़ अगर आया था किसी क्षेत्र में, तो बाढ़ जब खत्म होता है तो उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है। अलग अलग क्षेत्र के गंदगियां एक जगह इकट्ठा होकर के और पानी जो होता है वो काफी सड़ जाता है, तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बहुत सारे हो जाते हैं, जो कि साथ में बीमारी युक्त होते हैं और मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं नकारात्मक रूप से। तो उसे रिहेबिटेट करने के लिए कि उस गांव में सफाई कराना, उस गांव के लोगों को दवा उपचार आदि कराना, ये तीसरे स्टेज में आता है। तो आपदा को अगर कहा जाए कि आपदा किसे कहते हैं, तो आपदा मानव के कोपिंग कैपेसिटी से बाहर सभी घटना को आपदा कहते हैं। तो क्या आपदा को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता है। तो आपदा को नहीं रोका जा सकता तो क्या किया जाए? तो आपदा के लिए 3 कार्य किया जाता है, यही 3 कार्य होता है। याद रखिएगा, आपदा के लिए 3 काम होता है। आपदा के पहले का कार्य, आपदा के पूर्व की तैयारी, और आपदा के समय में जो कुछ भी बच जा रहा है उसको बचा लेना, और आपदा के बाद पुनर्वास, रिहैबिलिटेट करना। यही 3 प्रकार से रिस्पॉन्स किया जाता है साथियों। आगे देखिएगा इसका थोड़ा सा डिटेल। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ, इसका गठन 2006 में होता है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत। यानी अधिनियम कब आया? 2005 में। ये लागू कब होता है? 2006 में। यह संगठन आपदाओं के दौरान जान बचाने और राहत कार्य करने वाला भारत का एक विशेष बल है। इसी तरह से साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में एक एसडीआरएफ भी गठित है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एसडीआरएफ स्टेट का है और एनडीआरएफ नेशनल है, यानी केंद्र का है। किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्री कौन है हमारे देश के? कमेंट करके उत्तर करिए साथियों, हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? एनडीआरएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? एनडीआरएफ के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन है? तो पीयूष आनंद साहब, एनडीआरएफ के हेड पीयूष आनंद। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेमोजी इलाकिया विरुद्ध शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार नामक वार्षिक साहित्य पुरस्कार की घोषणा की? तो उत्तर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सेमोजी इलाकिया विरुद्ध एक शास्त्रीय भाषा पुरस्कार, वार्षिक साहित्य पुरस्कार था, इसी का घोषणा किया है। डिटेल देखिएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने गैर हिंदी भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों को सम्मानित करने के लिए सेमोजी इलक्किया विरुद्ध शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की। गैर हिंदी भाषा मतलब हुआ कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त जो भाषा है उसमें दिया जाने वाला है। इसमें हर भाषा के लिए 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार मिलेगा। पहले चरण में ये तमिल, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगाली और मराठी जैसे 7 भाषाओं को शामिल किया गया है। आगे पूरे हिंदी को छोड़ करके गैर हिंदी भाषाओं के लिए यह पुरस्कार लागू हो जाएगा। कुछ और साहित्य से संबंधित पुरस्कार देखिएगा साथियों, महत्वपूर्ण है ये। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ज्ञानपीठ पुरस्कार ये हमारे भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो साथियों यह 23 भाषाओं में दिया जाता है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है, उन 22 भाषा में, और एक साथियों अंग्रेजी में 23 भाषाओं में दिया जाता है। और विनोद कुमार शुक्ला जी को हिंदी में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार साथियों ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के 22 भाषा और अंग्रेजी, राजस्थानी 2 को मिला दिया जाए तो 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। हिंदी में गगन गिल को और अंग्रेजी में ईस्टरिन किरे को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये लेटेस्ट है साथियों। ऐसे व्यास सम्मान बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाने वाला व्यास सम्मान अभी हाल ही में सूर्य बाला को मिला है। कौन देश को वासी रचना के लिए? सूर्य बाला कौन देश को वासी की रचना के लिए? आगे देखिएगा। 9वां प्रश्न है साथियों, हाल ही में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? सम्मेलन वाला प्रश्न है, महत्वपूर्ण सम्मेलन है। 86वें क्रम का अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2026 लखनऊ में आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 86वां संस्करण 2026 में आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसकी अध्यक्षता की, उद्घाटन किया। यह एक राष्ट्रीय सम्मेलन है जहां संसद और विधानसभाओं के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो लोकतंत्र और संसद के काम को बेहतर बनाने पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1921 में। 1921 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का पहला सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो शिमला में हुआ था।
इसे साथियों भारत में विधायी संस्थाओं का सबसे पुराना सम्मेलन कहा जाता है। भारत में विधायी संस्थाओं का सबसे पुराना सम्मेलन किसको कहा जाता है? तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। कब? तो 1921। 1921 से कुछ बात याद रखिएगा। 1921 में जनगणना हुआ था साथियों, इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसको कहते हैं? 1921 को, क्योंकि इस जनगणना में हमारे देश की जनसंख्या नकारात्मक हो गई थी। बहुत सारी जनसंख्या हमारे देश की घट गई थी 1921 की जनसंख्या जनगणना में। ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं उन सभी का हृदय की गहराई से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए। अपने चैनल पर डेली सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर विद स्ट्रेटेजी का हम लोग पढ़ते हैं। और साथियों गर्व सीरीज नाम से सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज का सीरीज भी अपने चैनल पर अपलोड होता है। जो साथियों 25 क्वेश्चंस को लेकर के हम आते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन को हम सिलेबस वाइज कवर कर लेते हैं। और जो गर्व सीरीज में आप वीडियो देखते हैं साथियों, जीएस की श्रृंखला को देखते हैं, वो पूरा होल आपके सिलेबस वाइज वो वीडियो रहता है। ऐसा नहीं कि अल्टरनेट करके सिर्फ जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है उसमें। वो साथियों पूरा का पूरा हमारा सिलेबस कवर किया गया रहता है। तो अगर आप हम मेहनत से उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर पीसीएस लेवल तक का आपका जीएस बहुत शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।